ऐसी फिल्म जिसको देख के आपकी रूह कांप जाएगी, ऐसी फिल्म जिसको देखने के बाद आपकी फट के चार हो जाएगी, ऐसी फिल्म जिसको आप देख ही नहीं पाएंगे, फिर भी मैं उसके बारे में बताऊंगा। जो लोग हॉरर को इस तरीके से सेल करते हैं, मुझे नफरत है। डरना, फटना, भयभीत होना, इतने में ही हॉरर को बना के रख दिया है। और मुझे इन तीनों में से एक चीज भी नहीं लगती है। खास बात है, तीनों सेम चीज है। मैं उल्टा रात में लाइट्स ऑफ करके हेडफोन्स लगा के हॉरर मूवी देखता हूँ। डर? हॉरर मूवी में जैसा प्रोटैगनिस्ट होता है ना, जिससे कहीं दूर से आवाज आई और उसके पीछे जाता है, जिससे तुम लोग देखते समय गाली देते हैं कि अबे चूतिया क्यों जाना है तुझे वहां। मैं रियल लाइफ में वही चूतिया हूँ। घर के बगल में मुझे रोने की आवाज आई, सोचो मैं क्या करता हूँ। टॉर्च जला के रात के 3 बजे आवाज के स्रोत की तरफ जाता हूँ। रिसेंटली मुझे या तो स्लीप पैरालिसिस हो गया था या फिर हेलुसिनेशन हो रहे थे, न जाने क्या हो रहा था। मुझे लग रहा था कोई सोते समय मुझे पर्दे से झांक के देख रहा है। मैं अचंभित तो था ही, लेकिन नींद बड़े की वो झांकती रूह। बिना सोचे मैंने नींद को चुना। तो ऐसा पगला आदमी अभी भी हॉरर की क्यों बात करता है? सबसे पहली बात तो चैनल चलाना है। दूसरी बात, मुझे डरना पसंद है। तीसरी बात, मैं भूतों में विश्वास नहीं करता, लेकिन रात के अंधेरे में वो जिज्ञासा तो बनी रहती कि कहीं से वेताल टपक जाए तो कल ही वीडियो बनाऊंगा कि भूत सच में होते हैं। बाकी चौथी और आखिरी बात, मुझे भूतों से डर नहीं लगता है, लेकिन कमरे में बिल्कुल अंधेरा कर दोगे तो मैं उतनी देर तक उन पर विश्वास करने लगता हूँ। तो एक ना फट्टू आदमी हॉरर में क्या देखता है? जवाब के तौर पे कह दो, फटने के अलावा सब कुछ। भारत में पैदा होने की खराब बात है कि ये खुद तो हॉरर फिल्म जल्दी बनाते नहीं है और फिर बाहर की फिल्म यहाँ लगने भी नहीं देते। इस साल सिर्फ 2 फिल्म लगी थी हॉल में, एक नन 2 थी और एक इवल डेड राइज। और अगर तुम 1920 कलेजी की दहशत को हॉरर कहते हो तो 3 लगी थी, जिसमें से पहली और तीसरी वाली चूतिया मूवी है। किसी को अभी भी शक है क्या कि 1920 कचरा मूवी नहीं थी? हम सब लोग सेम पेज पे ही है ना। यहाँ मुझे इवल डेड राइज की बात करनी है। हैरानी से इस साल यहाँ स्प्लैटर फिल्म लगी है, उसी देश में जहाँ टेरेंटिनो की फिल्म को सेंसर बोर्ड पास नहीं होने देता है, और कर भी देगा फिर भी टिकट नहीं बिकेगी। यहाँ के लोगों के लिए टेरेंटिनो कौन सा 30 मार खाए। इवल डेड राइज की प्यारी बात यह थी कि जैसे पहली इवल डेड में सिर्फ एक कैबिन में ही 90% फिल्म थी, वैसे इसमें एक फ्लैट में ही है और दोस्तों की जगह फैमिली मेंबर्स डिडाइट्स बनेंगे। तो पिछली फिल्म में जो कॉमिकल डायलॉग्स थे कि डिडाइट्स बैठ के गाना गा रही है, मैंने हिंदी डब में देखी थी छोटे में, तो उसमें भूतनी हाल कैसा है जनाब का यह लगाना गा रही थी। क्या ख्याल है आपका, हम तो फिसल गए फिर नई वाली ले लो, इसमें जो औरत डिडाइट बनी है वो मामूली बेवकूफ भूतनी नहीं है, बल्कि शातिर है। इतनी शातिर की बेहतरीन वन लाइनर्स मार रही है। Mommy's off the maggots now. ये देखो यहाँ ये कैसे बाहर निकली। हम लोगों की आदत होती है कि या तो एंटिटी के मोटिव सही से समझ नहीं पाते और बहुत वियर्ड अनसेटलिंग वे में मूव करती है, या फिर वो एंटिटी कैरेक्टर्स को डराने की जगह व्यूअर्स को डराती है जंप स्केयर से। लेकिन ये पूरी की पूरी ह्यूमन है। ये वो भूत नहीं जो तुम्हें आके बू करेगी और फिर हंसेगी। ये वो भूत नहीं है जो कोने में खड़ी रहेगी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसे पता है हॉरर फिल्म में भूत कोने में खड़े रहते हैं। और यही इंटेलिजेंस की वजह से अलग तरीके का डर बैठता है जो मामूली भूतों में देखने को नहीं मिलता है। इसके डी-डाइट में टर्न होने के बाद धीमे धीमे एक एक करके इसके फैमिली मेंबर्स डी-डाइट बनेंगे। मेरा फेवरेट सीन जब बड़ी वाली बेटी टर्न होती है और किचन में खड़े होकर कांच तोड़ के खाती है। और डायरेक्टर भी जानता था कि ये लड़की का कांच खाना दिखाना कितना जरूरी है, बिल्कुल क्लोजअप के साथ गले के अंदर टुकड़ा जाता दिखाएगा। इंडियाज गॉट टैलेंट होता तो ये लड़की जरूर सेलेक्ट होती। फिर तुम लोगों को गुड़िया पसंद है? क्यूट क्यूट गुड़िया, क्यूट सी गुड़िया जो बच्चों के कान नोच के खा जाए, मुझे बेहद पसंद है। मेगन मुझे लगा था कि चाइल्ड्स प्ले टाइप की मूवी होगी कि एक गुड़िया लोगों के आते गुर्दे जमीन में फैला के नाच रही, लेकिन मेगन ने फ्रेश आइडिया लाया। उसने वो थीम लाया कि कैसे पेरेंट्स अपनी जिंदगी में खो जाते हैं और बच्चों के मेंटल स्टेट में क्या फर्क पड़ रहा उसका कोई ध्यान ही नहीं देते। एम्पैथी होने के बावजूद वो एज गैप के कारण उतना सही से बच्चों को समझ नहीं पाते। और इस जगह आती है मेगन, जिसे पहले खिलौने की तरह बेचा जाता है, लेकिन असलियत में इसे उन पेरेंट्स की जगह लेने को बनाया था। इसलिए मूवी में तुम्हें मेगन के कान नोचने वाले सीन से ज्यादा ये सीन्स इंपैक्ट करते हैं जहां मेगन बैठ के एक बच्ची को एम्पैथी दिखाती है, बैठ के उसे कंसोल करती है। तो ये मूवी वही एज ओल्ड कॉन्सेप्ट एंड्रॉइड और ह्यूमन के बीच धुंधली बाउंड्री को एक्सप्लोर करती है और काफी बढ़िया जॉब किया उसने इसमें। तुम्हें अगर ये मेरी तरह टिपिकल डॉल किलिंग ह्यूमन वाली मूवी लग रही थी तो होप कि तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई हो और इसे एक ट्राई दोगे। बाकी अच्छा हुआ ये डॉल जापान में नहीं बनाई गई थी, वरना वहाँ के लोग इसके साथ न जाने क्या क्या कर डालते। एरी एस्टर की हेरेडिटरी मेरी एक समय पे फेवरेट हॉरर फिल्म हुआ करती थी। उस फिल्म की वजह से मुझे अंदाजा हुआ था कि मम्मियाँ दुनिया भर के भूत से ज्यादा डरावनी होती है। फिर उसकी दूसरी फिल्म मिडसोमार देखने के बाद मुझे ये तो पक्का हो गया कि इस डायरेक्टर की फिल्म आएगी तो मुझे देखनी ही देखनी है। और भाई की तीसरी फिल्म बॉ विद सफरेट का मुझे काफी इंतजार था। एक तो वॉकिन फिनिक्स लीड रोल में था तो और एक्साइटमेंट थी। इस बार एरी एस्टर इतना आउट देयर चला गया है कि मैं इस फिल्म को किसी जानरा के अंदर से डाल भी नहीं सकता। प्रीमाइस ये था मूवी का कि ये बुढ़ा अपनी माँ से मिलने जा रहा है और दुनिया भर की चीजों से रोकेगी। ये जो वर्ल्ड बनाया है ना एरी एस्टर ने, वो इतना वियर्ड और ड्रीमी है। रोड्स में हर जगह बेझिझक जेब कतरे गुंडे घूम रहे, जहाँ कहीं भी खुला घर मिला घुस के पूरी पार्टी करके निकल ली है। साइको सा डॉक्टर है और उतनी साइको उसकी बेटी है जो पेंट पीती है। फिर वो लास्ट सीन, जिसे मैं ऑब्वियसली स्पॉइल नहीं करूंगा, वो सीन देखने के बाद तुम सिर्फ मुंह से नहीं हंसोगे,
ऐसा पागल डायरेक्टर है, गंजेड़ी डायरेक्टर सब सिर्फ जापान तक ही सीमित नहीं रहे। इस फिल्म को रिकमेंड करने से पहले 2 चीज़ें ध्यान में रखना कि अगर तुम ये फिल्म इसे समझने के लिए देखोगे तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। आसान भाषा में कह दो कि ये एरी एस्टर की लिंचियन हॉरर फिल्म है, जो कि किसी किसी के लिए कठिन भाषा भी हो सकती है। तो तुम वैसे आदमी हो तो तुम्हारे लिए नहीं है। दूसरी चीज़, अगर तुम्हें मॉमी इश्यूज है तो तुम काफ़ी रिलेट करोगे इस फिल्म से। मुझे एक वैसी हॉरर फिल्म बहुत पसंद है जिसको देखने के बाद 1-2 घंटे तक तुम सोचते रहो कि आखिर हुआ क्या। मूवी का एक प्लॉट बीट तुम्हारे दिमाग में इतने सवाल पैदा करे दे रहा है कि बस बैठ के तुम उसे सॉल्व करने में ही लग जाओ। तुम्हें एग्जांपल चाहिए तो डोनी डार्को हो गई, स्किनामरिंग, वेलिंग, यहाँ तक कि हेरेडिटरी भी हो गई। और जिसकी मैं अभी बात करने जा रहा वो है द मीडियम। द मीडियम तुम्हारी बेसिक पोजेशन हॉरर पे फिल्म है। तुम जितने ट्रोप सोच सकते हो इस सब जॉनरा में, इस मूवी में वो सारे प्रेजेंट होंगे। मूवी डॉक्यूमेंट्री की तरह शूट किया गया है जो बीच में फाउंड फुटेज टाइप की भी हो जाती है। तो इस फिल्म की एंडिंग भाई साहब इतनी बॉन्कर्स थी, वो आखिरी एक्सॉर्सिज्म में हर चीजें उल्टी हो जाती है। और फिर जो पागलपन होता है, लोग इर्द गिर्द जिस तरीके से मरते हैं, पूरे फिल्म में क्योस छा जाता। हड्डियां मुड़ती, टकले के चढ़ते, ढूंढी घिसती, सर फूटते, लोगों को दहन होते देखने में जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा ना। और फिर आखिर का ट्विस्ट इतना दिमाग खराब किया था मेरा। मैं चाहता हूँ उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करना, लेकिन पहले तुम लोग देखा उस मूवी को, फिर बाद में उस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा उस ट्विस्ट को एक्सप्लेन करते हुए। बहुत मजेदार मूवी थी। मजेदार में तुम्हें और कोई हॉरर मूवी चाहिए तो इस साल की टॉक टू मी जरूर से जरूर देखो। अगर तुम्हें नहीं पता कि मुझे ये कितनी पसंद है तो मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसे तुम्हें जाके देखना चाहिए। इस साल की वन ऑफ द मोस्ट इजी रिकमेंडेबल मूवी। तुमने वैसी टाइप की मूवी देखी होगी जिसमें कोई हरामखोर इंसानों को ले जाके आइसोलेटेड आइलैंड में छोड़ के आ जाता है, फिर तुम पूरे मूवी में उस आइलैंड में फंसे इंसान के कष्ट को झेलते हुए देखोगे। इन्फ्लुएंसर में तुम उस हरामखोर को फॉलो करोगे जो लाके इंसानों को उस आइलैंड में छोड़ के गया था। उसकी दिनचर्या कैसे बीतती है। ऐसे किलर के पीओवी देना कोई नया ट्रोप नहीं है। इन्फ्लुएंसर की खास बात यह है कि सालों से ये किलर अपने मेथड से सीमलेसली काम को अंजाम देते हुए आ रही थी, लेकिन इस बार सिचुएशन वियर्ड होती जाती है। ऑब्स्टिकल्स पे ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं। तुम इनोसेंट लोगों के द्वारा इस लड़की के फिगर आउट हो जाने की जगह इस लड़की को फॉलो करोगे कि ये सक्सेसफुली अपने सारे ट्रेल्स कैसे मिटा रहेगी। तो हर साल इतनी सारी स्लैशर्स आ जाती है, लेकिन अगर कोई मुझे रिकमेंड करती है तो मैं ये करूंगा। काफी बढ़िया शॉट किया गया इस मूवी को, परफॉर्मेंस इतने उम्दा किए गए हैं। ये लड़की बस अकेले बैठकर सिर्फ लुक भी देती है तो इतनी मेनेसिंग लगती है। एलियंस और हॉरर काफी बेसिक फॉर्मूला है, फिर भी न जाने कितने सालों से वो फील नहीं मिल पाई मुझे। जॉर्डन पील की नोप सही सी थी, लेकिन उसमें टेंशन फिल्ड सिनारियो की जगह स्पेक्टिकल्स ज्यादा एंटरटेनिंग थे। बाकी वो चिंपांजी का लड़की को मुक्के मारना, उससे मुझे कोई शिकायत नहीं है, उससे मैं सेटिस्फाइड था। लेकिन फिर मैंने नो वन विल सेव यू देखी। इस मूवी को सबसे इजीली बेचना है तो क्वाइट प्लेस ले लो। तुम्हें वो पसंद है तो ये आंख बंद करके पसंद आएगी। पूरी मूवी में एक भी डायलॉग नहीं है और मूवी का एक बड़ा चंक एक ही रात में गुजर जाएगा। अब मजे की बात करने का समय आ चुका है। इस मूवी में तुम्हारे एलियंस का डिजाइन बिल्कुल टिपिकल है। यहाँ तक कि यूएफओ के भी तुमने जितने टिपिकल वर्णन सुने हैं सबको उठा के रखा गया है, लेकिन ये चीज को कैसे क्लेवरली यूज करा है वो मुझे बात करनी है। इस पूरे फिल्म में इस लड़की के घर में एलियन हमला कर देंगे और घर के बाहर पूरा टाइम यूएफओ घूम रहा होगा। तो ये उड़न तश्तरी सेम वैसे फंक्शन करती है कि अपनी लाइट डाल के किसी को भी अपने तरफ टेलीकिनेटिकली अट्रैक्ट कर लेगी या फिर रेड लाइट डालकर ग्रेविटी डिस्टॉर्ट कर देगी। और ये सारे रूल्स के साथ खेल के इतने क्लेवर क्लेवर सिनेरियो बनेंगे, तुम खुद प्रोटैगनिस्ट के साथ फिगर आउट करते रहोगे कि क्या चीजें कैसे वर्क करती है। फिर यूएफओ हो गए और एक तरफ फिर खुद एलियंस हो गए। इधर 3 टाइप के एलियंस है। एक तुम्हारा बिल्कुल नॉर्मल वाला है, फिर एक ये एग्रेसिव छुटकू वाला है। इसका बिहेवियर इतना रैंडम और अनप्रिडिक्टेबल सा था, जितनी देर ये चेस करता है तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि आखिर ये किस तरीके से लड़ता है कि या फिर क्या सोच रहा है किस समय भाई। और फिर आखिरी टाइप ये वाला, मुझे इसे देखते सबसे पहले जंजी ईटो दिमाग में आया। ये शॉट देखो, ऐसा लग रहा जंजी ईटो के मांगा को उठा के हूबहू फिल्म बना दी। बाकी तुमने मेरी एनालॉग हॉरर वाली वीडियो देखी है तो जेमिनाई होम एंटरटेनमेंट वाला मॉन्स्टर पूरा का पूरा याद आ रहा था इसको देखने पे। वीडियो नहीं देखी तो लिंक ऊपर आ रही होगी। ये फिल्म में तुम्हें कुछ नया नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इसने हर एक यूज ट्रोप को परफेक्टली शो किया है। और वो आखिरी रात का पूरा सीक्वेंस सिर्फ उसके लिए तुम पूरी फिल्म देख सकते हो, क्योंकि सही बताऊं 50% फिल्म वही रात की है। तो फट्टू लोग सारे जा सकते हैं इस वीडियो से, क्योंकि आगे मैं जिनकी बात करने जा रहा वो हर कोई नहीं देख सकता। वो सिर्फ दिमाग से हटे लोगों के लिए बनाई गई है। यहाँ तक कि समझ लो मैं इस वीडियो में बस बचकानी हरकतें कर रहा था। असली कंटेंट यहाँ से शुरू होगा। असली मर्द और असली औरत यहाँ तक रुकेंगे। बाकी प्रेत आत्माएं भूत सब अभी तक जा चुके होंगी। बच्चे भी रुक सकते हैं। किसी साइंटिफिक स्टडी में कहा गया है कि खोपड़े फटते हुए इंसानों को बच्चों को दिखाना उनकी आईक्यू बढ़ाने में काफी महत्वपूर्ण साबित हुआ है। एक आदमी अपनी बीवी के साथ वेकेशन में गया और वहां दूसरे कपल के साथ उनकी दोस्ती बढ़ी। वो लोग साथ में घूमने गए और वहां जाके दूसरे की बीवी ने उसके हंसते मैथुन कर दिया। मैं हंस नहीं रहा हूं। थोड़ी देर ये बात को सिंक होने दो। और ये सबसे लो लेवल की वियर्डनेस है इस मूवी की। इस मूवी का नाम इन्फिनिटी पूल है। मैं इस मूवी का मेन आइडिया ऑब्वियसली नहीं बता सकता, पर ये समझ लो बहुत शॉकिंग आइडिया है। तो मुझ पर पूरा भरोसा करो और ये देख डालो। पूरी ट्रिपी राइड है। मूवी के कॉन्सेप्ट के अलावा मुझे इस मूवी की 2 चीजें पसंद है। एक तो ये साइकेडेलिक इमेजरी, दूसरा डायरेक्शन स्टाइल। पूरा का पूरा चेहरे पे जूम कर दिया, डायलॉग के समय आंखों में जूम कर दिया, गाड़ी में हेडलाइट में कैमरा रख दिया। इस स्टाइल में मुझे तुरंत कुछ याद आता है तो वो है बाकेमोनोगातारी का एनिमे का डायरेक्शन। लेकिन ये सब बातें हटाओ, मूवी देख डालो। इसके आगे बकवास नहीं करनी मुझे। बाय। मैं व्हेन ईविल लक्स देख रहा था और सही बताऊं मैं बोर हो रहा था।
फिल्म के शुरुआत में वियर्ड चीज़ें थी, मतलब बहुत भयानक बॉडी हॉरर था, लेकिन आई डोंट केयर, मैं बोर हो रहा था। उसके बाद ये सीन होता है। ये आदमी अपनी फार्म में पली बकरियों की तरफ शॉटगन तानता है। उसकी बीवी उसे रोकती है कि शॉटगन से नहीं, इस कुल्हाड़ी को यूज़ करो। लेकिन वो अपनी बीवी की बात नहीं सुनता और बकरी को शॉटगन से भून देता है। तुरंत उसकी बीवी कुल्हाड़ी अपने पति के चेहरे पे गाड़ देती है और फिर उसी कुल्हाड़ी को अपने चेहरे पे ऐसे मारती जैसे पानी से मुंह धुल रही हो। इस साल का मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट शॉकिंग सीन था मूवी में। मेरे लिए ये मूवी स्लो बर्न हॉरर थी जो इतनी स्लो थी कि मैं बोर हो गया था। लेकिन भाई ये क्या हुआ? हुआ क्या आखिर? सिर्फ ये 2 सवाल मैं खुद से कर रहा था जिन्हें ध्यान से सुनोगे तो एक ही सवाल है। लाइट हाउस के वो सीगल को पटकने वाले सीन के बाद उस लेवल का सीन मुझे इसमें देखने को मिला है। ये सीन काफ़ी ज़्यादा सवाल पैदा कर रही है कि भाई बीवी ने आखिर क्यों मारा और फिर खुद को भी क्यों मार दिया? और प्यारी बात है कि ये सीन के बाद मूवी इतनी ज़्यादा फास्ट पेस हो जाती है, टेंशन बढ़ता ही जाता है और एक के बाद एक शॉकिंग सीन होते जाते हैं। वो शुरुआत वाले सीन के पहले की मूवी और उसके बाद की मूवी जैसे दोनों अलग हो। अगर और बेचना है तो ये समझ लो कि ये वो वाली मूवी है जिसमें पास ऑन करते हैं, जैसे स्माइल हो गई पिछले साल की कि किसी के सामने मुस्कुरा के खुद को मार लो तो वो एंटिटी दूसरे पे ट्रांसफर हो जाएगी, या फिर जैसे इट फॉलोज हो गई, किसी के साथ सेक्स कर लो तो उसमें हो जाएगी। उस फिल्म में मुझे हमेशा से सवाल ये रहा है कि अगर लड़की स्ट्रैप ऑन करके पेनेट्रेट कर दे तो क्या होगा। खैर इस मूवी में भी वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इतना ओवर कॉम्प्लेक्स है कि मैं भी पक्का नहीं कह सकता कि मैं समझा हूँ। तुम देखो और समझ के मुझे बताना। तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम बिल्कुल अपने में मग्न बैठे हो और फिर कोई दूसरा आदमी आके आउट ऑफ नोवेयर तुमसे बात करने लगे? तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उसकी बातों में, उल्टा वो तुम्हें अपने बारे में कुछ बताने को कह रहा है और तुम्हें बिल्कुल मन नहीं है खुलने का उससे, लेकिन वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा है। वो हिंट भी नहीं ले पा रहा कि तुम कतई इंटरेस्टेड नहीं हो। इस जगह तुम्हारे अंदर गुस्सा भर रहा पर तुम रोके हुए हो क्योंकि तुम नहीं चाहते कि कॉन्फ्लिक्ट उठे। स्पीक नो इविल इसी कॉन्सेप्ट पे है। एक फैमिली को दूसरे फैमिली से न्योता आता है कि वो वेकेशन आके उनके साथ बिताए, और फिर धीमे धीमे ये दूसरी फैमिली उनके प्राइवेट स्पेस में इन्वेट करती रहती है और इतने अनकंफर्टेबल सीन्स होते हैं। पूरे फिल्म में एक पल नहीं होता कि कुछ अनकंफर्टेबल ना हो। जैसे ये औरत साफ साफ बताती है कि वो वेजिटेरियन है, लेकिन फिर भी अगली फैमिली हर दिन मीट बनाती रहती है। अपने बेटे को पलंग पर सुलाती है और उनके बेटे के लिए बगल में जमीन में बिस्तर बना देते हैं। बाथरूम में भी कोई प्राइवेसी नहीं। ये औरत नहा रही होती है और ये इंसान बिना नॉक किए ब्रश करके चला जाता है। ऐसे ही अनकंफर्टेबल सीन के साथ साथ धीमे धीमे इस फैमिली की मिस्ट्री सॉल्व होगी और लास्ट के 20 मिनट के लिए मेरे पास 4 शब्द हैं: अनकंफर्टेबल, अनसेटलिंग, डिस्टर्बिंग और शॉकिंग। वो आखिर के 20 मिनट तुम्हारे दिमाग में हमेशा के लिए छपे रहेंगे। मुझे इस मूवी के लिए शुरुआत में वार्निंग देनी थी पर मैं भूल जाता हूँ। तो या अगर तुम्हें डिस्टर्बिंग चीज़ें देखने में दिक्कत होती है तो प्लीज़ अवॉइड दिस फिल्म, लेकिन मेरे चैनल में हो तो मैं उम्मीद करूँगा कि तुम लोग ये सब देख लेते हो। तो भाई लोग वीडियो खत्म होती है और इसी के साथ ये साल भी खत्म होता है। 2023 इतना कुछ अच्छा साल नहीं था। हॉरर फिल्म लोग डरने के लिए देखते हैं, मैं एस्केप करने को देखता हूँ। इन फिल्म के शॉकिंग सीन्स देख के मैं रियल लाइफ के डिप्रेशन और अनप्रिडिक्टेबिलिटी को हल्का सा झेलने में खुद को सक्षम बना पाता हूँ। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये लोग को मरता कटता देखने में तुम भी मरने कटने वाली बातें सोचने लगोगे, लेकिन जस्ट इसका उल्टा होता है। तुम्हारे अंदर एम्पैथी जागरूक होती है। थोड़ा डीप जाओगे तो तुम्हें एहसास होगा कि ये राइटर्स क्या कहना चाहते हैं। ये भूत किलर सब ऊपर के फन के लिए होते हैं। इस साल मैंने और मेरे करीब वालों ने लगातार काफी लोगों को खोया है। एक समय था जब मैं इन फिल्म से डरता था, फिर उस उम्र में पहुंच गया जहां फिल्मों से ज्यादा डरावनी रियल लाइफ हो गई। पहले अपनों को खोना सबसे बड़ा डर हुआ करता था, अब जब ये रियलिटी हो गई है तो लगता है कि इतनी जल्दी ये समय क्यों आ गया। हर दिन अचानक से एहसास होता रहता है कि सच में ये समय आ चुका है जब मैं लोगों को ज्यादा देखूंगा। सड़ी बात ये होती है कि किसी के लिए कुछ कर भी नहीं सकते सिवाय उनके साथ खड़े रहने के और उनके साथ बैठ कर रोने के। तो भाई लोग बहन लोग, वीडियो खत्म होती है। हैप्पी न्यू ईयर। अब जल्द अगले साल मिलेंगे, तब तक के लिए मेरा चैनल तुम लोगों के सामने है। जिस भी वीडियो का टाइटल तुम्हें पसंद आए खोल के पी जाओ। मैं चला सोने, अब सीधा अगले साल उठूंगा। बाय बाय एंड फॉर 2 पीपल।